नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दुनिया अजब मोड़ में चल रही है। ईरान की ताकत से पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका परेशान है, उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि बीच का रास्ता कैसे निकला जाए। ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी, इस विषय पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है। शानदार बातचीत है, मुझे यकीन है आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ चाहता है कि किसी तरह युद्ध खत्म हो जाए। ट्रंप को लग रहा है कि अगर ये युद्ध 15-20 दिन और चला गया तो अमेरिका में कहीं उनकी सत्ता उलट ना जाए। बयान जारी कर रहे हैं अमेरिका के, तरह तरह के बयान, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान के खिलाफ एक बड़ा प्रोग्राम तैयार कर रहा है। 50,000 अमेरिकी सैनिक, 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 1000 कमांडो शामिल हैं। इस और साथ ही साथ 15 सूत्रीय युद्ध विराम भी भेज रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं ईरान पे, तो ये जाहिर है कि ईरान भी खाली नहीं बैठेगा। कह रहे हैं कि हमने 90% ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी। ईरान हंस रहा है कि कैसी बातें कर रहे हैं। एक के बाद एक ईरान मिसाइल निकाल रहा है और अमेरिका तबाह होता चला जा रहा है। आपको लग रहा है कि ट्रंप अपनी बाजी में उलझते जा रहे हैं? ये युद्ध एक बड़े परिणाम की तरफ जा रहा है जो ट्रंप की राजनीति सत्ता को चुनौती दे रहा है या खत्म करने के कगार पर है? देखिए, ईरान ने जब प्रत्याक्रमण शुरू किया था इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद से, उससे जो परिस्थिति बदली, उसने इस जंग का जो समीकरण है उसको स्थायी रूप से बदल दिया है। इसलिए और उसमें अभी तक ट्रंप ने कोई भी बयान दिया हो, इजराइल ने कुछ भी किया हो, कोई भी उस समीकरण पे जरा भी फर्क नहीं आया है। देखिए, युद्ध में लड़ने से परिस्थिति बदलती है, केवल वक्तव्य देने से परिस्थिति नहीं बदलती, केवल जुबानी जमा खर्च से हालात नहीं बदलते। सवाल इस बात का है इस वक्त ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने, मेरा मानना है कि इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा आक्रमण किया है। इजराइल के तमाम बड़े बड़े शहरों में, इसमें तेल अवीव भी शामिल है, इतना जबरदस्त आक्रमण हुआ है कि इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त लोग मरे हैं, बिल्डिंगें गिरी हैं, बाजारों में आग लग गई है, बहुत बुरी स्थिति है। और ईरान करीब 80 से ज्यादा लहरें जो है वो अपनी मिसाइलों की मार चुका है इजराइल के ऊपर। इजराइल ने भी कुछ आक्रमण किए हैं, लेकिन अब अगर शुरुआती दौर में तो इजराइल और अमेरिका के आक्रमण बहुत होते थे और ईरान थोड़े ही आक्रमण कर पाता था। आज स्थिति यह है कि ईरान ज्यादा आक्रमण कर रहा है और इजराइल और अमेरिका कम आक्रमण कर पा रहे हैं। उसका एक कारण यह भी है, युद्ध के दौरान इजराइल ने अपने लक्ष्य कुछ बदले हैं। अब इजराइल साउथ लेबनान यानी दक्षिण लेबनान के एक इलाके पर कब्जा करना चाहता है। वो एक बफर जोन बनाना चाहता है। जिस तरह उसने गाजा पट्टी पे कब्जा किया है, उस तरह बनाना चाहता है। और उसकी दलील ये है, यानी उसकी जरूरत ये है इजराइल की, दरअसल इजराइल के पास क्षेत्रफल की कमी है, लैंड की कमी है, दायरे, मतलब इजराइल बहुत छोटा देश है, और वो जब अरबों की जमीन पर कब्जा करता है तो वहां यहूदियों को बसाता है। ये उसका, इजराइल का शुरू से ये रवैया रहा है। इसी रवैये के तहत वो लेबनान पे कब्जा करके, लेबनान के एक बड़े इलाके पे कब्जा करके वहां यहूदियों को बसाएगा और इस तरीके से इजराइल के भीतर इजराइल की जनता में ये बात वो पेश करेंगे, देखिए हमने लेबनान प्राप्त कर लिया। जहां तक ईरान और अमेरिका की जद्दोजहद का सवाल है, उसके केंद्र में होर्मुज जलडमरू मध्य आ गया है पूरी तरीके से। अब सारी की सारी अमेरिका की कोशिश होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान के हाथों से छीनने की है। ईरान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, होर्मुज के ऊपर, और ईरान ही तय कर रहा है कि कौन सा जहाज जाएगा, कौन सा जहाज नहीं जाएगा। और कुछ जहाजों को तो वो बीच में पकड़ लेता है और उनको वापस लौटा देता है। ऐसे पाकिस्तान का एक जहाज उसने बीच में पकड़ लिया और उसको उसने वापस लौटा दिया। उस जहाज को वापस लौटना पड़ा, वरना उसको ब्लास्ट कर दिया जाता। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम ईरान को भेजा है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने 4PM पे चर्चा की थी। ईरान ने उसके बदले में एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम अमेरिका को थमाया है और साथ में ही 15 सूत्रीय कार्यक्रम मानने से इनकार कर दिया है, वो खारिज कर दिया।
और अमेरिका इस कोशिश में है कि किसी तरीके से वो ईरान को इस बात के लिए मना ले या ईरान पर दबाव डाल ले या बातचीत के जरिए इस बात के लिए मना ले कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर उसका प्रबंधन करें। ईरान कह रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अकेले ही इसके ऊपर कब्जा रखेंगे अपना, हम अकेले ही इसका प्रबंधन करेंगे और न केवल इसका प्रबंधन करेंगे बल्कि हम यहाँ से आने जाने वाले जहाजों से टोल टैक्स भी वसूल करेंगे। और ये टोल टैक्स कोई छोटा मोटा टोल टैक्स नहीं होता है, ये एक जहाज जब निकलता है तो उससे हजारों हजारों डॉलर का टोल टैक्स वसूला जाता है और ये ईरान ये टोल टैक्स वसूलना चाहता है। अमेरिका का तर्क ये है कि भाई होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान ने तो बनाया नहीं है। जिस तरीके से स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर बनवाई तो फ्रांसीसियों ने है, लेकिन कब्जा उसके ऊपर मिस्र का है, तो मिस्र वहां से टोल टैक्स वसूलता है। इसी तरीके से और कुछ इसी तरह के जो मनुष्य निर्मित जलमार्ग हैं, उन पर कुछ देशों का कब्जा है और वे उस जलमार्ग से गुजरने वाले जो पोत होते हैं, जो नावें होती हैं, उनसे वो टोल टैक्स वसूलते हैं। अमेरिका का तर्क यह है कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, वो ईरान का बनाया हुआ नहीं है, वो एक प्राकृतिक जलमार्ग है। उस पर ईरान कब्जा नहीं कर सकता और ना उससे टोल टैक्स वसूल सकता है। ईरान का कहना यह है कि भाई आज तक तो हम टोल टैक्स नहीं वसूलते थे, ना हमारा उसके ऊपर कब्जा था। अब आपने हमारे ऊपर किया है आक्रमण, चूंकि वो दक्षिण ईरान का एक बहुत ही विशाल और लंबा जो समुद्र तट है, उस समुद्र तट से लगा हुआ होर्मुज जलडमरू मध्य है, इसलिए हम उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ईरान ने अपनी रणनीति के तहत उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उस कब्जे से क्या हुआ कि सारी दुनिया की जो ऊर्जा सप्लाई और खासतौर से एशिया की, भारत भी इसमें शामिल है, वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गई। ये बात सही है कि अमेरिका और इजराइल के तेल के जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से ज्यादा नहीं गुजरते। अमेरिका का केवल 2.5% माल ही होर्मुज के जरिए आता है, जो कि बहुत उसकी मात्रा बहुत कम है। तो अमेरिका को अपने निजी इस्तेमाल के लिए होर्मुज की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका को अपने विश्व प्रभुत्व, अपनी ग्लोबल चौधराहट को साबित करने के लिए और दिखाने के लिए होर्मुज की बहुत जरूरत है। अगर अमेरिका ने होर्मुज को पूरी तरीके से ईरान के हाथों में जाने दिया, तो अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चौधराहट है, वो चौधराहट आप तकरीबन खत्म समझिए, फिर उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। तो अब ट्रंप ने अपना पूरा फोकस होर्मुज पे किया है। आपने जिस लंबी चौड़ी अमेरिका के फौजी बंदोबस्त का हवाला दिया कि उसमें दो दो विमानवाही पोत हैं, उसके अंदर 1000 से ज्यादा कमांडो हैं, उसके अंदर पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात 50,000 सैनिक हैं, 200 बम वर्षक हैं, इन सब का जो आपने हवाला दिया, ये सारा का सारा बंदोबस्त वहां पर कर रखा है अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका बंदोबस्त तो कर लिया है, लेकिन वो चाहता नहीं है उसका ऐसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। ये तो ठीक है कि ईरान तैयार नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया की भी जो स्थितियां हैं, अब बाकी दुनिया के देश भी अब अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि युद्ध से कोई हल निकलने वाला नहीं है। कि ऐसे में लगता है आपको कि अमेरिका बहुत ज्यादा अलग थलग पड़ गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता निकले तो कैसे निकले, और अब विकल्प बचे क्या है बात आपकी सही है संजय जी कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। ये बात सही है कि नाटो देशों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है। ये बात भी सही है कि इजराइल के साथ भी उसके कुछ कुछ मतभेद पैदा हो गए। ये सब हो गया है। और ये बात भी सही है कि अमेरिका ने जो जो अनुमान लगाए थे, पहला अनुमान तो ये लगाया था कि जो पहले एक हफ्ते का युद्ध होगा, हमले होंगे, उसी में ईरान चूर चूर हो जाएगा और हमारे तलवे चाटता हुआ नजर आएगा। दूसरा अनुमान ये लगाया था कि जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक का जो धार्मिक नेतृत्व है, धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व है, वो नेतृत्व कमजोर हुआ है और नेतृत्व के शीर्ष लोगों को हमने मार दिया, उसके बाद इसके खिलाफ ईरान के भीतर विद्रोह हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर अमेरिका ने सोचा था कब तक हमारे ऊपर मिसाइलें बरसाएगा, कभी तो मिसाइलें बंद होंगी। लेकिन वो अमेरिका ये देख पाने में नाकाम रहा, मोसैड भी ये देख पाने में नाकाम रहा, CIA भी ये देख पाने में नाकाम रही कि ईरान का जो मिसाइलों का भंडार है, वो कभी ना खत्म होने वाला भंडार है। क्योंकि जितनी मिसाइलें वो खर्च कर रहा है, उतनी ही तेजी से उसकी फैक्ट्रियां दूसरी मिसाइलें बना रही हैं।
ये पूरा मिसाइल कार्यक्रम केवल इसलिए नहीं कि इधर-उधर से मिसाइलें लेके उसने एक भंडार भर लिया हो, ऐसा नहीं है। उसमें पूरी तरीके से वो आत्मनिर्भर है। उसके पास मिसाइलों की अपनी अ, बनाने की ज़बरदस्त क्षमता है। हर तरह की मिसाइलें बनाने की ज़बरदस्त क्षमता है। तो अभी तक ईरान ने जितनी मिसाइलें मारी हैं इज़राइल के ऊपर और मिडल ईस्ट में जितनी मिसाइलें मारी हैं खाड़ी के देशों पर, उतनी मिसाइलें तकरीबन उसने बना भी ली हैं और। तो एक तरह से युद्ध की शुरुआत में उसके पास जितनी मिसाइलें थीं, तकरीबन उतनी ही मिसाइलें अभी उसके पास हैं। और ये चीज़ इज़राइल को भी बेचैन कर रही है और अमेरिका को भी बेचैन कर रही है। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इन लोगों से कैसे ये ईरानियों से कैसे निपटा जाए। इसलिए ये पूरा प्रपंच ट्रंप ने बनाया है। पाकिस्तान को बीच में डाला, एक 15 सूत्री कार्यक्रम बना के ईरान को सौंप दिया कि ईरान इसके ऊपर बातचीत करने के फेर में फँस जाए और जैसे ही ओमान और जिनेवा के हस्तक्षेप से जो पहले वार्ता हो रही थी, जिस वार्ता के आखिरी एक दिन पहले ही खत्म होने के एक दिन पहले ही हमला बोल दिया गया, वैसी ही एक कोई वार्ता और शुरू हो जाए। सुना तो ये जाता है कि इसके लिए अमेरिका जब कल खत्म हो जाएगा उनका दिया हुआ 5 दिन का अल्टीमेटम, तो उसके बाद में 1 महीने का और दे देगा। कोई 1 महीने और देखते हैं इस बात को। तो इस ये सब चल रहा है इसमें और घटनाक्रम हर पल बदल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अ, डोनाल्ड ट्रंप केवल बातें करके जो है ना उस युद्ध में बढ़त हासिल कर लेना चाहते हैं। वो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, कुछ नई बातें बोल रहे हैं। लोग कहीं न कभी एक बयान यहाँ देते हैं, कभी दूसरा बयान यहाँ देते हैं, कभी टेलीफ़ोन पर किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं, वहाँ बयान दे देते हैं, इस प्रकार से। रोज़ वो बहुत से राष्ट्राध्यक्षों को फ़ोन करते हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मोदी मीडिया था वो ले उड़ा के डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी से बात करनी पड़ी। जबकि वो नहीं जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक 68 राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके हैं, एक आध से नहीं। रोज यही करते हैं अपने बैठ के किसी से भी बात करने लगते हैं। तो मोदी जी को तो अपनी बल्ले-बल्ले किसी तरीके से करनी है। वैसे भी आजकल उदास हैं, मुँह में थूक नहीं बन रहा है, मुँह सूखता रहता है। तो ये इस प्रकार की समस्याएँ हैं मोदी जी के साथ में। ये बात तो सही है। जब आप घरेलू राजनीति की बात करते हैं तो एक सोनिया गांधी के बीमार होने पर एक बहुत निकृष्ट किस्म का ट्वीट डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वो प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरूप वासु कर रहे हैं जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं है। सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना सभी करते हैं, लेकिन अपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है। जॉर्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश को तोड़ना चाहते हैं। और बदले में पलट के सुप्रिया शीरत ने कहा, चोमू डिग्री दुबे से ये उम्मीद करना कि सोनिया जी जैसी वरिष्ठ महिला नीति के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बेमानी है। लेकिन इनकी बहुजन विरोधी सोच देखिए। इनकी बात का मर्म है कि आरक्षण से आए लोग कमतर हैं। क्या बीजेपी इस दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी सोच से सहमत है? माफी मांगो। क्या एक सोनिया गांधी के हेल्थ को लेकर ये टिप्पणी करना चाहिए था कि साहब ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लोग नहीं है? ये कौन सी मानसिकता है निशिकांत दुबे की? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मानी जानी चाहिए? देखिए, निशिकांत दुबे को भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरह के वक्तव्य देने का अधिकार किस तरह प्राप्त है और उनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगती? उनको संयमित क्यों नहीं किया जाता? उनको शिष्टता क्यों नहीं भाजपा की तरफ से सिखाई जाती? ये एक सवाल है। वो कहाँ से इतने अधिकार प्राप्त करते हैं? क्योंकि भाजपा के तो बहुत से लोग हैं, लेकिन इस तरह की बातें और कोई नहीं करता भाजपा में। और कई तरह की आपत्तिजनक बातें भाजपा के लोग करते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जो करते हैं वो कुछ और ही है। वो कहाँ से मतलब जो है इस प्रकार के अधिकार प्राप्त करते हैं? कैसे किसने उनको ये स्वायत्तता दे दी है? ये ऑटोनॉमी उनको कैसे हासिल हुई, जहाँ वो इस तरीके की बात करें? ये एक प्रश्न है और इसके ऊपर सभी को गौर करना चाहिए और अगर हमारा कोई पत्रकार साथी इसका जवाब दे दे कि आखिरकार वो कहाँ से ये ताकत प्राप्त कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार भी हैं, कुछ एक बयानों को शायद वो पसंद करते हों, लेकिन उनके सारे बयान उनको पसंद आते हों, ऐसी बात नहीं है। फिर भी उनको रोका नहीं जाता है। जो मन में आए वो बोलते हैं, जितनी भी अशिष्टता हो सकती है उतनी अशिष्टता करते हैं।
अब यही बयान दिया है उन्होंने। सुप्रिया श्रीनेत ने ठीक ही पकड़ा है। इस बयान से तो भारतीय जनता पार्टी का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। देखिए, भाजपा में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो यूजीसी की जो नियमावली है आई, विवादास्पद नियमावली है, उसके खिलाफ है पूरी तरीके से। निशिकांत दुबे उस लॉबी में शामिल हैं, शामिल ही नहीं, उसके प्रमुख व्यक्ति हैं। इस वक्त सब लोग युद्ध के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सब लोग युद्ध को लेकर चिंतित हैं, लेकिन भाजपा की वो लॉबी लगातार यूजीसी नियमावली पर ही बोल रही है। उसके जो सोशल मीडिया पे हैंडल हैं वो रोज इसके ऊपर कार्यक्रम बना रहे हैं। आपने देखा होगा संजय जी, वो रोज इसी के ऊपर कार्यक्रम बनाते हैं। तो भाजपा के अंदर वो यूजीसी नियमावली है, वो छाई हुई है, और वो लॉबी ईरान, अमेरिका और इजराइल में जंग चल रही है, उसको उससे कोई चिंता नहीं है। वो अपने उसी मुद्दे पे टिकी हुई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है निशिकांत दुबे का ये वक्तव्य। जनता पार्टी के सांसदों में भी निशिकांत दुबे को लेकर बहुत बड़ा विरोध है, एक क्लब के चुनाव में सामने नजर आया। क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में भी दो फाड़ है, दो विचारधारा हैं? गुजरात लॉबी के खिलाफ भी कुछ लोग हैं। देखिए, भाजपा की सत्ता की जो संरचना है, उस सत्ता की संरचना का भी ठीक से अध्ययन नहीं हुआ है। तो हम लोग जो कुछ कहते हैं वो बहुत ही, उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती है। किसी ने कुछ कह दिया, उसके आधार पे हम लोग सोचने लगते हैं कि ये लॉबी है, ये गुट है, ये सोचने लगते हैं। ये बात आपकी सही है, ये मैं जरूर मानूंगा कि भाजपा की सत्ता की संरचना उस तरह एकजुट नहीं है जैसी एकजुट ऊपर से दिखाई पड़ती है। इसमें कई तरह के हित हैं, और उन हितों का समर्थन करने वाले गुट हैं, वो लोग आपस में टकरा रहे हैं, और बीच बीच में उसकी अभिव्यक्तियां मिलती रहती हैं। एक लॉबी तो अभी हम दोनों ने अपनी बातचीत में चिन्हित की, और वो लॉबी है ब्राह्मण बनिया ठाकुर लॉबी। आप उसको कह सकते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर राज, और ब्राह्मण बनिया ठाकुर भूमिहार और कायस्थ और जोड़ दीजिए उसके अंदर। ये लॉबी है, ये लॉबी यूजीसी नियमावली के सामने आने के बाद में बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत मुखर है, और वो कहीं भी उसके समर्थक अपनी बात कहते हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ, इसमें राजनाथ सिंह जी थे उस कार्यक्रम में, तो वहां पर इस लॉबी के समर्थन करने वाले युवकों ने राजनाथ सिंह जी से काफी तीखे सवाल पूछे। इस तरह के सवाल पूछे जो नाखुशगवार किस्म के सवाल थे, जो राजनाथ जी के स्तर के नेता, कोई रक्षा मंत्री हैं देश के और कैबिनेट में नंबर 2 पे हैं, उनसे नहीं पूछे जाने चाहिए थे। ये वे लोग नहीं थे जो कि भाजपा के विरोधी होते हैं, ये वे लोग थे जो भाजपा को वोट देते रहे हैं। तो काफी मामला यूजीसी वाला फंसा हुआ है। जब आप देखिए, खाड़ी युद्ध जैसी बड़ी घटना भी उन लोगों को चुप नहीं करा पा रही है। अच्छा, और मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि 19 तारीख थी, सुप्रीम कोर्ट को इस मसले को सुनना था, हुआ क्या उसका? संजय जी, आपको कुछ पता हो तो बताइए। कुछ होना ही नहीं है, जब तक चुनाव निबट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कुछ होना ही नहीं है। नहीं तो वो तो ठीक है, कुछ नहीं होना है तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख डाली है। मेरी आज जानकारी में नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब ये मसला अदालत से बिल्कुल गायब ही हो गया, कुछ बात ही नहीं हो रही है। मैं पता लगाता हूँ, कल इसमें चर्चा भी मैं करूंगा कि आखिरकार महत्वपूर्ण विषय है ये, और इससे बीजेपी के अंदर भी बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि सामान्य विषय नहीं है, वो एक बगावत वाली बात आ सकती है। झगड़ा मचा हुआ है, और बीजेपी और उसकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करती है कि वो इस झगड़े से उसको किसी तरह निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। ठीक बात है, देखना होगा, हमारी निगाह बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, उन्होंने पूरा चित्रण किया किस तरह भारत की राजनीति, विदेश की राजनीति असर डाल रही है आपके ऊपर, इसकी बातचीत की। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना साथ देते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।